सीटेट के एग्जाम में पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग जिसने बढ़िया से पढ़ लिया है उसका समझ लीजिए कि सीटेट में 7 नंबर तक परफेक्ट हो गया, वहाँ पर के लिए श्योर हो गया है। पियाजे से 2 से 3 सवाल रहेगा, कोहलबर्ग से 2 से 3 सवाल रहता है और 2 से 3 सवाल या 3 से 4 सवाल तक कभी कभी वाइगोस्की में देखा गया है। तो कुल मिला के एवरेज में बात करेंगे तो 6 या 7 परफेक्ट है। किसी भी साल का क्वेश्चन उठाइए आपको 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मिल जाएगा। आज जो हम लोग इस तीनों में सबसे ज्यादा टफ टॉपिक माना जाता है पियाजे का। टफ क्यों है तो पियाजे और वाइगोस्की दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। वाइगोस्की ने हमें कौन सा सिद्धांत दिया है? वाइगोस्की के सिद्धांत का क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, है ना। लेकिन हमने पढ़ा था कि विकास के विभिन्न आयाम हैं, यानी विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं। मानव का विकास विभिन्न क्षेत्रों में होता है। कौन कौन से क्षेत्र में? 5 क्षेत्र का नाम आप लोग बताइए। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भाषा, नैतिक, चारित्रिक, व्यक्तित्व वगैरह वगैरह, है ना। तो आपने जो पहला पॉइंट बोला मानसिक विकास मतलब बुद्धि का विकास, इसी पर पियाजे और वाइगोस्की का थ्योरी है। वाइगोस्की और पियाजे का थ्योरी बच्चों में बुद्धि का विकास मतलब थिंकिंग का विकास, सोच का विकास कैसे होता है, इसको हमें पियाजे ने भी बताने का कोशिश किया है, वाइगोस्की ने भी। दोनों का अलग अलग सोच है। इन्होंने कहा कि समाज में बच्चे का थिंकिंग डेवलपमेंट होता है। किसने कहा? वाइगोस्की ने। लेकिन पियाजे कहते हैं कि नहीं, समाज में बच्चे का थिंकिंग डेवलपमेंट नहीं होता है। कैसे होता है? खुद ब खुद अपने से होता है। इसी को किताब की भाषा में कहा जाता है परिपक्वता से होता है। और परिपक्वता का मतलब क्या हो गया? बच्चा जब उस हिसाब से उसके हर चीज का डेवलपमेंट होगा। लेकिन इनके थ्योरी में जो टर्म सब इस्तेमाल हुआ है ये समझाने के लिए कि बच्चा में कैसे अपने आप होता है डेवलपमेंट, किस चीज का? थिंकिंग का, है ना, सोच का, आइडियाज का, या बुद्धि के जितने गुण हैं उन सारे गुणों का विकास कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, कौन सा मैकेनिज्म अंदर में काम कर रहा। चूंकि बोलते हैं अपने आप होता है तो अपने आप अंदर में उसके क्या चलता है, कैसे चलता है, ये सारी बातों ने को बताने के लिए उन्होंने जो जो टर्म इस्तेमाल किया है, शब्द इस्तेमाल किया है, वो थोड़ा टफ हो जाता है, स्टूडेंट को चकराता है। शुरुआती दौर में जब हम तैयारी कर रहे थे 2011 में सीटेट की, तो इसी में फंसे थे हम भी, पियाजे के थ्योरी में फंस गए थे जाकर के। पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बुद्धि में कौन कौन से गुण हैं, कैसे डेवलप होता है, किस उम्र में कौन सा बौद्धिक क्षमता विकसित होता है, इन्हीं सब बातों पर पियाजे महोदय ने चर्चा किया है, ठीक है। तो वो टर्म सब जो है आपके इनके कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा ट्रबल पैदा करता है, तो उनके टर्म को हम लोग समझेंगे। और इन्होंने जो बताया है कि परिपक्वता के आधार पर बच्चे में थिंकिंग का डेवलपमेंट अपने आप होने लगता है, तो ये परिपक्वता को उन्होंने स्टेज में बांट दिया है कि इस स्टेज तक में बच्चे में इस तरीके से थिंकिंग। कितने स्टेज बताए इन्होंने? 4 स्टेज बताया है उन्होंने, ठीक है। 4 स्टेज में बच्चों में थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। 4 स्टेज तक जाते जाते बच्चों में थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। और 4 स्टेज का नाम हमें याद रखना है, 4 स्टेज का काल याद रखना है। काल मतलब समझ रही है, एज याद रखना है। और ये सब चीज कोशिश करना है कि रटत विद्या पर नहीं, समझ विद्या पर आना है, ठीक है। समझा हुआ क्वेश्चन रहे, मतलब कि टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन वो घुमा घुमा कर देता है, सिंपल वे में क्वेश्चन नहीं देता है। एक आध क्वेश्चन सिंपल मिलेगा,
जैसे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का प्राथमिक स्तर, परंपरागत स्तर का एज क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन हुआ, हल्का क्वेश्चन। वो अजीब अजीब ढंग से क्वेश्चन पूछता है। तो 4 काल याद रखना है, 4 स्टेज, समवेदी पेशीय अवस्था, लिखना नहीं है, अभी हम जब लिखाएंगे तब लिखना है, मुँह ज़बानी याद रखना है। समवेदी पेशीय अवस्था, इसका काल है 0 से 2 बरस। हाँ, उसको और कई नाम से जानते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रजनित गमक अवस्था, इंद्रिय चालक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 बरस है, अभी लिखना नहीं है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 बरस है। उसके बाद आता है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 बरस है। उसके बाद आता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको 11 से 15 बरस माना गया है। इनका कहना है कि 15 साल के पूरा होते होते बच्चों में आइडियाज, थिंकिंग के जितने गुण हैं वो सारे गुण बच्चे में आ जाता है। इसी के लिए हम लोग आम भाषा में कहते हैं अब तो बच्चा समझदार हो गया, अब तो बच्चा जवान हो गया, अब तो बच्चा बालिग हो गया। अब भी अपना सूझबूझ नहीं है। अगर कोई किशोर अवस्था में कोई लड़कपन वाला काम कर देता है तो हम उसको डांटते हैं ना घर में, परिवार में, माँ बाप, कि अभी तक तुम्हारे में बचपना रहा हुआ ही है, अब बड़े हो गए, अब इस तरह क्यों कर रहे हो, अब समझदारी नहीं आई है अभी तुम्हें, क्या अभी तक तुम ना समझ हो। तो प्याजे ने कहा है कि 15 साल की उम्र होते होते बच्चों में सारे तरह का थॉट वाला जितना गुण है, हमारी बुद्धि में जितना गुण है, वो सब पूरा हो जाता है। यहाँ पर हमें समझना इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बुद्धि में कौन कौन सा गुण है जिनकी चर्चा प्याजे करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात आपको ये जाननी है इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम लोग जितना भी छोटा बड़ा काम करते हैं बाबू, कुछ भी छोटा मोटा काम, चाहे अंगी ही लेना, चाहे हाफी ही लेना, है ना, या बड़े से बड़ा काम करना, सब काम में हमारे बुद्धि का यूज होता है। इसको हम एहसास नहीं होता कि ये काम हम अपने दिमाग से कर रहे हैं। एहसास आपको कब होगा, जब आप कंपैरिजन कीजिए उस शख्स को जो विक्षिप्त है, पागल है, और आप अपने आप को तुलना कीजिए। उसको कपड़ा गंदा पहने हुआ देखकर हमें घिन आ रहा है, लेकिन उसको सूंघकर भी घिन नहीं आ रहा है। नहीं बुझे? कूड़े से उठाकर वो खा रहा है, यानी इतना भी उसको शऊर जिसको कहते हैं, अक्ल व शऊर नहीं है कि कूड़े का खाना खाने में स्वाद से ही पता चल जाता होगा कि ये सड़ा हुआ खाना है कि ताज़ा खाना है कि गंदगी लगा हुआ है। आपको देख के उल्टी आने लगता है उसको देखकर, और वो खा रहा है। पता चला कि उसको उस चीज़ का अकल, यानी ये भी काम अकल से हो रहा है। आप जो सूंघे तो वो भी अकल ने आपको मैसेज दिया कि ये स्मेल जो है गंदा स्मेल है, ये सड़ा हुआ स्मेल है, इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। टोटल छोटा बड़ा काम हमारा थिंकिंग से होता है, और ये थिंकिंग डेवलपमेंट करते हैं हम स्टेज बाय स्टेज। अब इस थिंकिंग में क्या क्या चीज़ है, कोई थिंकिंग का एक गुण है जैसे स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, निर्णय लेने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, किसी चीज़ से नफरत करने की क्षमता, किसी चीज़ को अपनाने की क्षमता। ये बहुत सारे तार्किक चिंतन, मतलब चिंतन के टॉपिक सब हैं, गुण सब हैं, हमारे बौद्धिक के गुण हैं। इसी को प्याजे ने कहा है संज्ञानात्मक अनुक्रियाएं, यानी हमारे संज्ञान वर्ड इस्तेमाल किया। हम जिसको चिंतन बोल रहे हैं, प्याजे ने इसको संज्ञान नाम दिया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉग्निटिव, है ना। तो प्याजे और वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमें दिया है कि बच्चों में संज्ञान का विकास कैसे होता है। अब जब हम संज्ञान बोले तो आपको क्या समझना है, चिंतन। आपको क्या समझना है, बौद्धिक क्षमता, बुद्धि का गुण सब, ठीक है, डिसीजन लेने का गुण, याद रखने का गुण, और भी कितने गुण होते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं
एक बिंदु संज्ञानात्मक क्षमता, या इसको हम कहेंगे बौद्धिक गुण, या कहेंगे संक्रिया, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे। मानसिक योग्यताओं का सेट, ये 3 वर्ड है, तीनों एक ही वर्ड है, 1 2 3। संज्ञानात्मक क्षमता की बात कीजिए या बौद्धिक गुण, कौन कौन से गुण हमारे दिमाग में है इसको हम लोग करेंगे। चिंतन करना, तर्क करना, इंटेलिजेंसी मतलब अकल, हमारे संज्ञानात्मक क्षमता, हमारे इंटेलिजेंसी, हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में इतना गुण भरा हुआ है, इतने गुणों का विकास होता है उम्र के हिसाब से, पियाजे का कहना है ना। कौन कौन से गुण है हमारे दिमाग में? चिंतन करने की क्षमता, हम किसी चीज पर चिंतन यानी गौरव फिक्र करते हैं, ठीक ना। और उस पागल को बोलिए कि इसके बारे में बताओ तो वो गौरव चिंतन नहीं करेगा, उसके सामने एक्सीडेंट भी हो गया तो भी वो अपना वैसा ही रिएक्ट दिखाएगा। लेकिन आपका रिएक्ट क्या रहेगा? आप चल रही हैं लेकिन अरे क्या हुआ, इस स्टेप से आप कीजिएगा। लेकिन पागल को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको जख्म हुआ है, ब्लड निकल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो जैसे अपना बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसमें चिंतन किसी टॉपिक पर, किसी चीज पर, किसी समस्या पर गौरव फिक्र करने की शौर नहीं है। तर्क करना मतलब रीजनिंग, जैसे कल हमने बताया था नैतिक विकास में कि रीजनिंग क्या होता है, सही गलत का निर्णय लेना, ये हुआ तर्क करना। निर्णय यानी डिसीजन पर पहुंचना, फैसला लेना कि ये करना मेरे लिए सही है। संवेदना मतलब वही एहसासात, फीलिंग्स, जज्बात हम कह सकते हैं कि दुख की खबर सुनकर अपने आप में फीलिंग में दुख का मतलब चेहरा बना लेना या सुख का चेहरा बना लेना। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण करना मतलब चूज करना। आप गए ड्रेस लेने के लिए दुकान पर तो आप निरीक्षण कर रही हैं कौन सा ड्रेस मेरे लिए फिट, कौन सा बेहतर है। मोबाइल खरीदने गई, किस मोबाइल में फीचर बढ़िया है हमारे लायक, ये सब हुआ निरीक्षण करना। क्लियर है? उसके बाद स्मरण विस्मरण, मेमोरी पावर बहुत तेज है लेकिन मेमोरी पावर लॉस है, बहुत कमजोर है लेकिन मेमोरी पावर मजबूत है। बाकी चीज में अकल में कमी। हम लोग ऐसा देखते हैं ना किसी को कि किसी मामले में वो बहुत कलाकार है लेकिन किसी न किसी एक चीज में कमी है उसमें। कोई निर्णय लेने में पीछे है, निर्णय नहीं ले सकता है, बाकी चीज में बहुत सक्सेस है। कोई याददाश्त पावर, जैसे साइंटिस्ट के सबसे बढ़िया एग्जांपल है अल्बर्ट आइंस्टीन कितने बड़े महान विद्वान हैं, साइंटिस्ट हम लोग जान रहे हैं, लेकिन उनमें ये चीज नहीं था, उनके बुद्धि में, इंटेलिजेंसी में इस चीज की कमी थी। भूल जाते थे वो क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ध्यान, अटेंशन होना, अभी आपको बोला अटेंशन होकर समझिए, सुनिए, लेकिन जिसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है कुछ नहीं, वो अपने मगन रहेगा, कितना कुछ हो जाए वो अपना ध्यान आपकी तरफ नहीं लगा पाएगा, है ना। अटेंशन, समझ गए? हाँ, दिमाग कहीं और यानी उड़ता रहता, कल्पना में उसका दिमाग ज्यादा कल्पनाशील रहता है। वो जो है कहीं और खोया हुआ, कल्पना मतलब किसी चीज दूसरी बात में खोए रहना। ऐसा हम लोग भी कभी कभी करते हैं, काम यहाँ कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है किसी चीज के बारे में। या मान लीजिए कि सर का टॉपिक है दिमाग में आ गया और आप खाना बना रही हैं, बगल से अम्मी आवाज दिया, एक गिलास पानी लेती है ना, तुम सुनी नहीं, यहाँ तो खाना बन रहा है और ध्यान है वहाँ क्लास पर, गैस सर ये पढ़ाए हैं, उनकी आवाज़ आपके कान तक नहीं जाती क्योंकि वहाँ से ध्यान आपका हटक गया है ना। जैसे एग्जाम्पल दिए, पंखे की आवाज़ बोलेंगे तब आपको ध्यान में आएगा, और नहीं तो आप हमारी आवाज़ सिर्फ सुन रहे हैं जबकि यहाँ दो आवाज़ एक साथ हो रहा है। तो ध्यान इसको कहते हैं।
कल्पना मतलब वही जो चीज़ दिमाग में अलग से चल रहा है, फिजिकली आप यहाँ कुछ और कर रहे हैं। प्रत्यक्षीकरण, प्रेजेंटेशन, कुछ बोले तो आपके दिमाग में स्कीमा वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया पियाजे ने, स्कीमा में तुरंत आ जाए आपके। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया ताजमहल, जैसे हम पूछा कि कहाँ है तो आपको आगरा तो प्रत्यक्षीकरण हुआ ही, साथ ही साथ उसका नक्शा भी दिमाग में फिट हो गया कि अच्छा वो ताजमहल की बात कर रहे हैं। चार मीनार का नक्शा नहीं बना, ताजमहल का ही नक्शा बना। क्लियर है? तो इसी टर्म को पियाजे ने स्कीमा नाम दिया है, वो आगे अलग से लिखाएंगे। रुचि तो समझ ही रहे हैं, इंटरेस्ट अपना। अभिरुचि एटीट्यूड कहते हैं, रुचि मतलब इंटरेस्ट, अभिरुचि मतलब एटीट्यूड, मतलब आपका रवैया, आपका व्यवहार, आपका बिहेव, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, जो आपका यानी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कह सकते हैं अभिरुचि को आम भाषा में। और भाषा, भाषा भी हमारे चिंतन का ही एक पार्ट्स है, हमारे बुद्धि का ही एक पार्ट्स है। क्योंकि आप जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, आप जो नया नया नॉलेज ले रही हैं, वो किस माध्यम से ले रही हैं? हम बोल ही तो रहे हैं, भाषा के माध्यम से ही। आप पढ़कर भी आप ग्रहण कर रही हैं भाषा के माध्यम से। तो भाषा, वाइगोस्की का कहना है कि भाषा हमारे चिंतन को दिशा देता है। वाइगोस्की ने हमें यही समझाया है कि बच्चा आपस अकेले खेल रहा है, लेकिन खेल खेल में बात करता रहता है। खेल के दौरान वो देखिएगा कुछ न कुछ बक रहा है, छोटा बच्चा, 3 साल 4 साल का बच्चा। तो वाइगोस्की कहते हैं कि ये जो बोल रहा है वो अपने चिंतन को, थिंकिंग को, थॉट को डायरेक्शन दे रहा है, किस दिशा में काम करना है ना। खेलता है, अब हम तुमको पाउडर लगा देंगे, अब हम तुम्हारा मुंह धुला देंगे, गुड़िया हाथ में है उसके, अब वो उसको बात कर रही है उससे। तो इसको उन्होंने बताया केंद्रित भाषा, प्राइवेट स्पीच। तो भाषा भी हमारे चिंतन से ही डेवलप होता है, यानी भाषा जो है चिंतन का ही एक गुण। अगर हमारा दिमाग कमज़ोर रहेगा तो हमें भाषा का विकास कम होगा। तो भाषा भी बुद्धि का ही एक गुण है, इंटेलिजेंसी का ही एक गुण है। इन्हीं चीज़ों का डेवलपमेंट बच्चों में कैसे होता है, ये हमें पियाजे ने बताया है। ठीक है, लोग पियाजे के थ्योरी को पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि पियाजे कहना क्या चाह रहे हैं। पियाजे यही कहना चाह रहे हैं कि एक बच्चे में इतने सारे गुणों का डेवलपमेंट होता कैसे है, और किस स्टेज में होता है, और किस टाइप से होता है। तो उन्होंने बताया कि हर उम्र में इन सारे गुणों को एक्वायर करने का या डेवलप करने का अलग अलग तरीका है, और उसी अलग अलग तरीके पे क्वेश्चन आता है। पहला अवस्था का उन्होंने नाम रख दिया समवेदी पेशीय अवस्था। जितना भी ये बौद्धिक गुण है हम समाज के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, होता तो ऑटोमेटिक है डेवलप, लेकिन समाज से एक्वायर करते हैं। स्मरण शक्ति, चीज़ों का नाम जानना, चीज़ों को पहचानना कि ये कौवा है, ये बकरी है। घर के बच्चे या बच्चा आपका बिल्ली को कैसे पहचानता है? आप कभी उसको इंट्रोड्यूस करवाया है कि देखो बिल्ली बिल्ली, जल्दी से दूध पी लो नहीं तो बिल्ली काट लेगी। इस टाइप से आपने उसको डराया है। 3-4 बार उन्होंने सुना, देखा, प्रत्यक्षीकरण किया उसका, तब उसको पता चल गया अगले बार अनुकरण के सिद्धांत के नियम के मुताबिक कि अच्छा इस जानवर को, जिसको 4 पैर है, इस टाइप का डिजाइन बना हुआ है, इसको बिल्ली कहा जाता है। पहली बार जो आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये कौवा है, वो चंदा मामा है, ये मैना है, इस टाइप से जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दोबारा वो उस जानवर को देखेगा तो देखने के बाद उसके दिमाग में फोटो बन जाएगा ना, जैसे आपके ताजमहल का फोटो बना। तो जो चीज़ का इमेज यहाँ मेमोरी में आ गया, गैलरी में समा गया उसके, है ना, उसके गैलरी में जिस चीज़ का फोटो बन चुका है, पहली बार एक बार बना, पहली बार जब आपने उसको बिल्ली दिखाया तो वो पहली बार उन्होंने एक ज्ञान, एक नॉलेज अपने दिमाग में लिया। दोबारा जब वो जानवर उसके सामने आएगा तो वो क्या करेंगे, उसी पुराने गैलरी के फोटो से उसका मिलान करेंगे। ये तो वही चीज़ है जो एक दिन मम्मी ने बताया था, मन में उसके चल रहा है, तो वो समझ जाएगी कि बिल्ली। अब वो बिना देखे जब उसमें भाषा का विकास हो जाएगा तब वो देखकर बोल देगी पापा बिल्ली, पापा चूहा। समझ में आ रही है बात? तो पहली दफ़ा जो उनको ज्ञान हासिल हुआ कि यह पर्टिकुलर चीज़ बिल्ली है,
और दिमाग में जो सेट हो गया, आम भाषा में कहेंगे उसके गैलरी में जो वो फोटो चला गया क्लिक होकर, तो उसी को पियाजे ने नाम दिया है स्कीमा। अब ये स्कीमा को किस किस नाम से वहां पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखिए कितना बदलता है। स्कीमा को पूर्व ज्ञान भी कहा जाता है, स्कीमा को संप्रत्यय भी कहा जाता है, इसमें स्कीमा को विचार भी कहा जाता है, स्कीमा को ज्ञान भी कहा जाता है। वो बिल्ली का ज्ञान ही तो था उसको। बिल्ली के बारे में उन्होंने एक संप्रत्यय मतलब धारणा विकसित कर लिया, ये 4 पैर, ये सहज मतलब बिल्ली। तो स्कीमा कहते किसको है, सवाल में आ सकता है। तो स्कीमा का मतलब सिंपल उन्होंने बताया है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, अभी आपने ताजमहल जो हम बोला, तो ये ताजमहल के बारे में आप पहले से ना ज्ञान था आपको, आपके दिमाग में गैलरी बना हुआ है और उस गैलरी में जैसे हम आपको बोला ताजमहल, सामने आ गया, आपके कल्पना में आ गया कि हाँ ताजमहल ऐसा होता है। तो पूर्व ज्ञान आपके दिमाग में जो पहले से सेट है, उसको जो अभी हम बोला तो सामने आ गया था अंदर, लेकिन जैसे बोला आपके मानसिक पटल पर आ गया कि अच्छा सर इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसको शाहजहां ने बनवाया था, है ना। तो इसी को कहते हैं पूर्व ज्ञान। पियाजे की भाषा में पर स्कीमा बोला जाता है, क्लियर है। हम लोग आम भाषा में इसको कह सकते हैं पूर्व ज्ञान या पुराना कॉन्सेप्ट। ताजमहल के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि व्हाइट बिल्डिंग, 4 मीनार, इस टाइप से, आगे में गार्डन, यही ना नक्शा बन रहा है, आगे में गार्डन है, ये है वो है। जाकर जो नहीं देखा है और जो जाकर देखा उसको तो कुछ और फीलिंग हो रहा है, क्या कितना खूबसूरत बिल्डिंग है, कितना नया लग रहा है, लेकिन हम लोग नहीं देखा तो इतने से समझ रहे हैं 4 मीनार है, सामने में बड़का दरवाजा है, आगे में गार्डन है, बीच में नहर टाइप का बना हुआ है, यही ना नक्शा बना है, और कुछ बन गया। तो इसको कहते हैं पूर्व ज्ञान। अब इनको किन किन नामों से, स्कीमा मतलब सिंपल वे में क्या समझना है, स्कीमा का मतलब पुराना नॉलेज जो पहले से हमारे दिमाग में है, पूर्व ज्ञान। इसको अब कौन कौन नाम दिया गया है, संप्रत्यय। स्कीमा किसे कहते हैं, हमारे दिमाग में पहले से जो स्टोर नॉलेज है उसी को स्कीमा कहा गया है, ठीक है। पहले से स्टोर नॉलेज को कितने नामों से जाना जा रहा है, पूर्व ज्ञान, पूर्व धारणा। छोटा बच्चा जो पैदा हुआ, अब वो धीरे धीरे उसका समाज में विकास हो रहा है, तो कोई भी चीज समाज में आने के बाद पहली बार ना गेन कर रहा है, पहली बार ही स्टोर कर रहा है। अभी तो वो पेट में था, उसको तो दुनिया का कुछ पता नहीं था, पहली बार आया तो उसको लाइट से इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे पहले उसको लाइट से इंट्रोडक्शन होता है, आएगा आप जब भी जिस टाइम भी खोलेगा वो, तो उसको रोशनी, टेम्परेचर, ये सब का फीलिंग होगा, पहली बार उसके दिमाग में गया। लेकिन अब आप बताइए, अभी तो आप भाषा के माध्यम से नॉलेज ले रहे हैं, ये ज्ञान भाषा के माध्यम से ले रहे हैं। वो पैदा हुआ बच्चा किस चीज से लिया वो नॉलेज, कैसे, किस माध्यम से, हम भाषा के माध्यम से कान से सुनकर ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं। उनका कहना है देख कर, आँख खोला तो रोशनी देखा। और अगर टेम्परेचर का एहसास उसको कैसे हुआ, शरीर के किस पार्ट से, स्किन से, चमड़े से। सर ये भी माइंड को पता चलता है, माइंड, वही चीज हमें पियाजे ने बताया। समझिए मेन बात हम बता रहे हैं कि छोटा बच्चा समाज से जो ज्ञान अर्जित करता है और इसी ज्ञान से हमारे संज्ञान का विकास होता है। ज्ञान हम लेते रहते हैं, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट होता रहता है। पहली बार हम लाइट देखा, अब ना हमारा इमेज बनेगा। अब अगर हमारे में स्मरण का गुण है तो उसको याद रखेंगे। तो पहली बार की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब कोई नॉलेज हमें मिला, उस नॉलेज को क्या नाम दिया गया, स्कीमा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, उसके चरण में आ रहे हैं कि ये पहली बार जो बच्चे ने नॉलेज लिया उसको कौन से माध्यम से लिया। आपने कहा सर आंख के माध्यम से रोशनी का नॉलेज उसको दिया। टेम्परेचर कैसे नॉलेज लिया,
स्किन के माध्यम से उसको गर्मी लगा, हम लोगों को स्किन के माध्यम से ना गर्मी ठंडे का एहसास होता है, आवाज वो सुनता है ना। तो कान के माध्यम से गया, ठीक है, या उसके बाद उसको हम दूध पिलाने की कोशिश करते हैं तो मीठा खट्टा स्वाद जबान के माध्यम से गया। यानी छोटा बच्चा जिसमें भाषा का विकास नहीं हुआ है वह जो है अपने संज्ञान का विकास, अपने बुद्धि का विकास किस माध्यम से करता है? चमड़ा, आंख, कान, मुंह। इसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? सेंसोरी ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां, हवासे खमसा उर्दू में कहते हैं, ठीक है। हवासे खमसा मतलब खमसा माने 5, हवास माने जिससे हम सेंस ग्रहण करते हैं। तो छोटा बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से अपने संज्ञान का विकास करता है। इसी चीज को उन्होंने पियाजे ने हमें बताया है कि हवासे खमसा की मदद से जो वो ज्ञान का निर्माण करता है, ये 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक बच्चे में जो स्टोर हो रहा है नॉलेज, इमेज जो बन रहा है उसका, हर नॉलेज का, तो वो किसकी मदद से? ज्ञानेंद्रियों की मदद से। इसी के लिए उन्होंने पहली अवस्था का नाम क्या रखा है? संवेदी पेशीय अवस्था। ज्ञानेंद्रिय, इसका नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। पहली अवस्था का नाम उन्होंने दिया है, किताब में देखिएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अंग्रेजी में कहते हैं सेंसोरी मोटर, गामक माने चलना, मोटर स्टेज या संवेदी यानी संवेदी अंग इसको कहते हैं, ठीक है। इसको ये सब संवेदी अंग है। संवेदी मतलब जिससे हम संवेदना ग्रहण करते हैं। इनके माध्यम से वो जो बच्चा अपने ज्ञान का स्टोर करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, इस स्टेज को उन्होंने नाम दिया संवेदी पेशीय अवस्था। उसे भूख भी लगेगी तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि शरीर के 5 अंग को संवेदी अंग कहा जाता है। और संवेदी अंग उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम सूचना को ग्रहण करते हैं, है ना। तो 5 चीज है हमारे शरीर में, 5 सेंस ऑर्गन है जिनकी मदद से हम सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर करते हैं। त्वचा, आंख, कान, नाक, तो 5 संवेदी ऑर्गन है हमारे शरीर में, और इन्हीं 5 की मदद से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। पियाजे का कहना है कि शुरुआती दौर में बच्चा इन्हीं 5 चीजों की मदद से अपने संज्ञान का विकास करता है। इसी के लिए इनके पहले स्टेज का नाम रखा गया संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। ये जानने से ज्यादा जरूरी क्या है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, कि इस अवस्था में बच्चे में क्या क्या गुण होता है। सवाल इस पे आता है। अब एक और वर्ड है स्कीम्स। जब कई स्कीमास आपके दिमाग में आ जाते हैं, कई तरह के वर्ड से आप परिचित हो जाते हैं कि यह बिल्ली है, ऐसा डिजाइन चूहा है, ऐसा डिजाइन मेरा खिलौना है, ये डिजाइन गुड़िया है, तो आप उसी टाइप से 5 यानी गैलरी तैयार कर लेते हैं। तो जब आपके दिमाग में एक से अधिक ज्ञान आ जाता है और उसी ज्ञान के अकॉर्डिंग आप अपना बिहेव करती हैं। नहीं, आपको पहली बार हमारे यहाँ आने का रास्ता आपने पहली बार देखा, अब उसके बाद आप समझ गए कि यही रास्ता है। उसी स्कीमा के अकॉर्डिंग आप अपना बिहेव करने लगी ना, कि इधर जाना, अब इधर जाना, अब इधर जाना। समझ में आई बात? जब आप अपनी पुरानी स्कीमा के अकॉर्डिंग अपना बिहेव करने लगती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्कीम्स। क्लियर है? तो स्कीम का मतलब क्या हुआ? व्यवहारों का संगठित पैटर्न।
यानी एक ही पैटर्न पे आप चल रही हैं कि पहले सर के घर जाने में ऐसे रास्ता होगा, फिर इस तरह से रास्ता होगा, फिर ऐसे जाएंगे, फिर बीच में आपके कोई लड़का नया स्कीमा देगा कि चलो ना इधर से भी रास्ता है रे, इधर से शॉर्टकट है ना। जब आपको वो बताएगा तो नया स्कीमा आपके दिमाग में आया, नया नॉलेज आपके दिमाग में आया। अब उस नॉलेज को और पहले वाले नॉलेज को, मतलब पहले जो रास्ता आपने मेरे यहाँ आने का देखा है और दूसरा नॉलेज, दूसरा स्कीमा इन्होंने दिया कि चलो इधर से भी एक रास्ता है सर के यहाँ जाने का, तो वो दूसरा नॉलेज, दूसरा स्कीमा आपके दिमाग में आया, दोनों स्कीमा मैच हो गया। तो आपने पहले स्कीमा में संशोधन किया, सुधार किया। पहले आपके दिमाग में क्या सेट था कि सरकंज जाने का एक ही रास्ता है। अब आपको ये पूर्व ज्ञान था, आपका ये स्कीमा था, लेकिन इस लड़के ने आपको एक दूसरा रास्ता दिखा दिया। आपने क्या किया, अपने पुराने फोटो में एडिट किया, उसमें लिख दिया कि यहाँ पर से एक रास्ता और गुजरता है, जो सर के यहाँ ये रास्ता भी जाता है। तो ये जो आपने एडिट किया पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को, जो मतलब एक पुराना ज्ञान में नया ज्ञान को एक्सेप्ट करने के क्रम में आपने पुराने ज्ञान में कुछ संशोधन किया, कुछ बदलाव किया। क्या बदलाव किया कि यहाँ पर से दो रास्ता फूटता है, इधर से भी हम सर के घर जा सकते हैं। उसको पियाजे ने क्या नाम दिया, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, या यूं कहें कि नए ज्ञान से पूर्व ज्ञान में संशोधन करना। स्कीमा समझ गए? स्कीमा मतलब पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान मतलब पहली बार किसी चीज के बारे में जो आपने जाना कि यही रास्ता सर का है आने का। अब आपने क्या किया कि दूसरे 2-3 दिन के बाद आपको किसी ने दूसरा रास्ता भी दिखा दिया। आप दो काम वहां पे कर रही हैं। एक तो अपने पुराने नॉलेज में संशोधन किया, बदलाव, कि नहीं सर के यहाँ जाने का एक रास्ता नहीं है, सर के यहाँ जाने का एक और रास्ता है। तो पुराने नॉलेज में आपने थोड़ा सा बदलाव किया ना, एडिट किया ना, और एडिट करते करते नए ज्ञान को एक्सेप्ट भी कर लिया। नकार नहीं दिया कि नहीं तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, ये गलत है, ये रास्ता नहीं है, जबकि आप देख भी रही हैं फिर भी कह रही है नहीं है। तब हम कहेंगे कि नहीं हमारा पुराना ज्ञान ही ठीक है, लेकिन आपने बदलाव कर लिया, ठीक ना। और पुराने ज्ञान में बदलाव करते करते नए ज्ञान को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो उसी को कहते हैं आत्मसातकरण। आत्मसात यानी अपनाना, ठीक है। हाँ, और भी कई नाम है इसका, अंग्रेजी पहले लिख लीजिए, एसिमिलेशन। एकदम इजी वे में समझना है। पियाजे का टॉपिक टफ कहलाता है, जैसे मैट्रिक वाले को मैथ टफ कहलाता है सब सब्जेक्ट के बनिस्बत, उसी तरह सीटेट में हम देखते हैं पियाजे से लोग बहुत भागता है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आत्मसातीकरण को स्वांगीकरण भी कहा जाता है। स्वांगीकरण या साम्य धारण भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर देखिए है कि नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। सात्मीकरण या साम्य धारण। स्वांगीकरण समझ में आ गया, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन याद हो गया। दो बातें हमने सीखा, स्कीम अभी छोड़ दीजिए, मेन टॉपिक ये है और मेन टॉपिक ये है ना। क्या समझे स्कीमा का मतलब? पहला नॉलेज। देखो एक बार क्या हुआ था, न्यूज में आया, चीन में एक खतरनाक बीमारी ने हमला कर दिया, यही ना सुना था, नाम है कोरोना। पहली दफा जब हम लोगों ने सुना कोरोना, अरे कोरोना क्या होता है, बीमारी है, सुन रहे, खाली सुन रहे हैं, मजा ले रहे हैं अपना। लेकिन ये हुआ पहला नॉलेज। अपने लाइफ में हमने पहली बार कोरोना का नाम सुना। अभी जब कोरोना बोला तो वो स्कीमा में आपके मौजूद था, आप अनभिज्ञ तो नहीं रहे, कौन सी सर, अभी किसी ने नहीं बोला, कौन सी बोला सर कोरोना क्या होता है, बल्कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि सर सही बोल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके दिमाग में कोरोना वर्ड सेट है, स्कीमा में सेट, यही तो कहते हैं स्कीमा। अब सुनिए पहली बार क्या हुआ था।
फिर उसके बाद हम लोगों ने सुना दूसरा ज्ञान क्या मिला कि भारत में भी आ गया, लो अब हाथ पर ढीला। अब हम अपने स्कीमा में बदलाव किया ना। पहले स्कीमा में मेरे क्या था, चीन में एक बीमारी फैल गई है। दूसरा स्कीमा, पहले स्कीमा में अब सुधार करना पड़ा, अरे भारत में भी आ गया है, अब हम लोग को सतर्क रहना। चीन का खबर सुना था, खबर सुन के खाली सतर्क नहीं हुए थे, खबर सुन लिया था, सतर्क नहीं हुए, अपना जैसे जिंदगी चल रहा था चला रहे थे। फिर हमने क्या किया, जब न्यूज़ आया भारत में भी कोरोना आ गया, हम लोग सतर्क होने लगे, हम अपने पुराने नॉलेज में बदलाव लाने लगे। क्या लाने लगे बदलाव, जो उसका परहेज का तरीका बता रहा था वो करने लगे। तो अपने पुराने स्कीमा में नॉलेज में चेंजिंग किया, और चेंजिंग करने के बाद उस नॉलेज के तहत हम अपने व्यवहार को भी संगठित कर लिया। क्या संगठित कर लिया, बाहर निकलना, मुंह में मास्क लगाना, है ना, जाना हाथ धोना, कुछ छूना नहीं। साला शॉप वगैरह का दरवाजा छूने से डरने लगे कि नहीं उसको दूसरा भी आके छुआ होगा, हमने छूना, ऐसे करके ठेल देते है ना, या पॉकेटे में सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं। ये सब क्या अपने स्कीमा में हमने बदलाव कर दिया, और उसी बदलाव के अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार भी करने लगे। तो उसी व्यवहार को क्या कह रहे हैं, स्कीम। और उस नॉलेज को जो आत्मसात किया, अपने नॉलेज में संशोधन भी कर रहे हैं, और उस नॉलेज को आत्मसात भी कर, भाग तो नहीं गए कि अब तो कोरोना आ गया यहाँ से हटो, बल्कि ग्रहण किया और उसी पर चलने भी लगे। तो पुराने नॉलेज में नए ज्ञान को जोड़ना, या नए ज्ञान के आधार पर पूर्ण ज्ञान में बदलाव करना, या नए ज्ञान के आधार पर या पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को एडजस्ट करना, जैसे भी बोलिए, ये आत्मसातीकरण कहलाता है। क्लियर है? एक पॉइंट पर और चर्चा करेंगे, फिर छुट्टी देंगे। एकोमोडेशन, समायोजन। आत्मसातीकरण के बाद नए ज्ञान के आधार पर क्या लिखें, लास्ट पॉइंट है। और आप लोग जिनके पास किताब है, इसको, इस टॉपिक को पढ़ के आना है, ठीक है? अब पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या लिखे हैं, समायोजन किसे कहते हैं, एकोमोडेशन किसे कहते हैं, क्या लिखा हुआ है बताइए। आत्मसातीकरण के बाद, आत्मसातीकरण समझ गए इसके पहले वाले पॉइंट में। आत्मसातीकरण के बाद जो नया ज्ञान आपने हासिल किया, उस बेस पर अपने आप को ढालना, यानी अपनी जिंदगी को वैसा कर लेना। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि जब आपने सुना कि हिंदुस्तान में भी कोरोना आ गया, तो उस कोरोना से बचने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालने लगी ना, मास्क लगाने लगी ना, सैनिटाइजर यूज करने लगी। तो नए ज्ञान के आधार पर आत्मसातीकरण में क्या हुआ था, नया ज्ञान आया था। नया ज्ञान हमें क्या बताया कि पुराने ज्ञान में एडिट कीजिए। बीमारी तो बहुत आपने सुना था, कोरोना पहली बार आप सुन रहे हैं, तो बीमारी में एक नया बीमारी एडिट कीजिए कि एक और बीमारी है जिसकी दवा नहीं है और तेजी से फैल रहा है। ये नया ज्ञान आपने डाला, पुराने ज्ञान में संशोधन किया कि कोई डॉक्टर काम नहीं दे तो बाबू, इसलिए परहेज कर सबसे पहला, ठीक है। आपने नया ज्ञान एडजस्ट कर लिया। अब नए ज्ञान के हिसाब से जब आपके दिमाग में आ गया कोई डॉक्टर काम नहीं आ रहा, कोई दवा काम नहीं आ रही है, अब आपको निकलिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगी ना, क्या करने लगी, परहेज करने लगी, मास्क लगाने लगी, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। इसी को कहते हैं अपने आप को ढालना। नए ज्ञान के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के हिसाब से आपने अपने आप को ढाल लिया। इसी को क्या कहते हैं, समायोजन, एकोमोडेशन। और ये समायोजन और आत्मसातीकरण दोनों मिल के कहलाता है अनुकूलन।
समायोजन और आत्मसातीकरण दोनों को मिलके क्या नाम दिया गया है? अनुकूलन। और ये अनुकूलन करने की क्षमता हमें जन्मजात है। चलिए लॉक मारिए। समायोजन और आत्मसात दोनों मिलकर